जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सर्वप्रथम आप सभी को कोटिसा बधाइयाँ। आप सभी के सहयोग और प्रेम के कारण ही आज हम इस मुकाम पर आए हैं, परंतु अभी यह मात्र राह का एक पड़ाव है। हम सभी को और आगे चलना है और नई उपलब्धियों को एक साथ मिलकर प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक इंटरमीडिएट यूनिट 7 के पी ब्लॉक से लिया गया है, जिसे ऑक्सीजन फैमिली या 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट यानी 16वें वर्ग के तत्व कहा जाता है। इस ऑक्सीजन परिवार का अध्ययन करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत, प्रारंभ और मध्य तीनों भागों में वीडियो के अलग अलग क्वेश्चनों को दिया गया है और ये सभी इस वर्ग से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो लगातार बोर्ड में आए हैं और जिनकी संभावना इस साल बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट या 16 वर्ग के तत्व। उससे पहले हम एक सर्वे करना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अभी तक हैं इस वर्ग में, या आपको क्या इस वर्ग से जुड़ी हुई कोई जानकारी प्राप्त है। तो चलिए हम माइंड प्लस की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि कैल्कोजन किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, या इस वर्ग के किन तत्वों में श्रृंखलन गुण पाया जाता है यानी श्रृंखला बनाने का गुण, लंबी चेन बनाने का गुण पाया जाता है, या ओजोन ऑक्सीकारक है तो उसे सिद्ध कीजिए उचित समीकरण देकर। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड के विरंजक गुणों पर टिप्पणी करनी है, या फिर सल्फर के ऑक्सी अम्लों को बताइए, या फिर आप बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण आपको आते हैं। तो क्या इन क्वेश्चनों को देखकर आपकी यह स्थिति हो रही है? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ हैं, हम सभी आपस में मिलकर इन सभी प्रकार के प्रश्नों का और इनसे भी जटिल प्रश्नों को ढूंढेंगे और उन्हें तोड़ डालेंगे, क्योंकि बिना इन्हें तोड़े हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए इसी संकल्प के साथ हम प्रारंभ करते हैं 16 ग्रुप ऑफ एलिमेंट और उसका पढ़ते हैं सामान्य परिचय। तो सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व कौन से हैं। तो 16वें वर्ग के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np4 होता है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश पाता है। इस परिवार में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तत्व पाए जाते हैं। एक नया तत्व भी खोजा गया है जिसको लिवरमोरियम कहते हैं, लिवरमोरियम एलवी तत्व, उसे नया शामिल किया गया है, लेकिन अभी हमारे कोर्स में यह तत्व शामिल नहीं है। इसलिए इस वर्ग में अभी तक केवल 5 ही तत्व हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर अधातु तत्व हैं, जबकि सेलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु तत्व हैं और पोलोनियम को धातु की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पोलोनियम में धात्विक गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों में पोलोनियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों को कैल्कोजन तत्व कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, अभी पूछा गया है पीछे कि कैल्कोजन तत्व किन्हें कहा जाता है और क्यों। तो इसमें पोलोनियम धातु को छोड़कर बाकी जो इस वर्ग में 4 अन्य तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम, इन्हें कैल्कोजन तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तत्व अयस्क निर्माण करने वाले तत्व होते हैं। तो जो तत्व अयस्क के निर्माण में सहायक होते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे तत्वों को कैल्कोजन तत्व कहा जाता है। सबसे ज्यादा अयस्क के रूप में ऑक्सीजन और सल्फर के अयस्क पाए जाते हैं। किसी भी धातु के साथ जो ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं वो सबसे ज्यादा अयस्क का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस परिवार के तत्वों को कैल्कोजन तत्व कहा जाता है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है, जो इसकी इस कारण यह अल्प मात्रा में पाया जाता है।
पोलोनियम 210 परमाणु भार दिया हुआ है 210, तो पोलोनियम 210 का अर्धायुकाल 138 दिन होता है। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर उसका, तभी आपको अच्छा लगेगा और आपके पास नोट्स प्रॉपर बने रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रत्येक बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2NP4 में प्रवेश पाता है। इसके आधार पर जब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में 2p4 आता है। इसी तरह सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में 3p4 आता है। सेलेनियम का करते हैं तो 4p4 आता है। टेल्यूरियम का करते हैं तो 5p4 आता है। यानी ऑक्सीजन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p4, सल्फर में 16 1s2 2s2 2p6 3s3p4, सेलेनियम में 34 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4, और टेल्यूरियम में 52 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4। तो इसके बाद जो आता है पोलोनियम, इसका आप स्वयं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धता और भौतिक अवस्था की बात की जाती है कि अकरेंस और इनके फिजिकल स्टेट क्या होती हैं। तो अकरेंस में अगर देखा जाए तो पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी तत्वों में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उसके द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भूपर्पटी के द्रव्यमान के आधार पर देखा जाए तो ऑक्सीजन 46.8% तक होता है। यानी 46.8% अगर हमारी ऊपरी पृथ्वी की परत को देखा जाए, जैसे भूपर्पटी कहते हैं, तो उसमें 46.6% तक ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। जबकि अगर समुद्र के पानी की बात की जाए तो उसमें द्रव्यमान के रूप में निकाला जाए तो ऑक्सीजन 89% तक है, और वायुमंडल में तो आपने पढ़ ही रखा है कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो भूपर्पटी में अगर सल्फर की मात्रा की बात की जाए तो वो बहुत कम मात्रा में है, 0.03 से 1% तक, 0.1% तक, यानी 0.03 से 0.1% तक सल्फर पाया जाता है। मुख्यतः यह सल्फेटों के रूप में, जैसे जिप्सम सल्फेट आपने पढ़ा, जिप्सम का सूत्र आपने पढ़ा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 गैलेना PbS। इसी तरीके से ये एप्सम साल्ट में भी पाया जाता है। एप्सम साल्ट का सूत्र बेटा होता है MgSO4 7H2O। यह कार्बनिक पदार्थों में भी पाया जाता है, प्रोटीन में, लहसुन में, प्याज में, सरसों में, ऊन में, तो कई जगह पर सल्फर के थ्रेड्स पाए जाते हैं। देखिए जो प्रोटीन संरचनाएं होती हैं उनमें सल्फर डाई सल्फर बांड पाए जाते हैं, जिनको सल्फर सल्फर बांड कहते हैं, जिसी के कारण वो गोलाकार संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनको कणिकामय प्रोटीन कहा जाता है, या तंतुमय प्रोटीन जिनको कहा जाता है, जैसे हमारे बाल, कैरेटिन संरचना में सल्फर सल्फर बांड बनाते हैं। तो प्रोटीन संरचनाओं में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन प्याज में तो पाया ही जाता है सल्फर, इसका उसी के कारण इसकी विशिष्ट गंध होती है। तो सरसों है, ऊन है, इन सब पाया जाता है सल्फर। आगे बढ़ते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम सल्फाइड के रूप में प्रकृति में उपस्थित रहते हैं। पोलोनियम प्रकृति में थोरियम और यूरेनियम के खनिजों के विघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादों में मिलता है। यानी जो थोरियम और यूरेनियम खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, उनमें जो विघटन होता है, उसके विघटन के पश्चात जो प्राप्त उत्पाद होता है उसमें ये थ्रेड के रूप में, यानी आंशिक रूप से मात्रा में पोलोनियम पाया जाता है। और पोलोनियम दुर्लभ तत्व है इस वर्ग में। ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है, बाकी जो भी तत्व हैं इस वर्ग में वो भौतिक अवस्था के आधार पर वो सभी ठोस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आणविक संरचना, अपरूपता और संकलन गुण की बात करते हैं, क्योंकि संकलन का एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, उसमें पूछा गया है कि इस वर्ग के किन तत्वों में संकलन गुण पाया जाता है। तो क्या सभी में पाया जाता है या किसी विशेष में पाया जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आणविक संरचना की बात करते हैं।
ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक गैस होती है, आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन गैस है, बाकी सभी ठोस हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ द्विपरमाणुविक गैस है यानी O2 है। जबकि सल्फर और सेलेनियम साधारण ताप पर S8 और Se8 संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। S8 यानी इसका जो अणुसूत्र होता है सल्फर का S8 और सेलेनियम का भी S8 होता है। इस परिवार के सभी तत्वों में अपरूपक गुणों का अपरूपकता पाई जाती है, यानी ये सभी अपरूपकों का निर्माण करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 आधात्विक अपरूपकों का निर्माण करता है जिसको O2 और O3 के नाम से जाना जाता है। जबकि सल्फर जो है वो 4 बनाता है, जिसे विषम लंबाक्ष या अल्फा गंधक कहते हैं, एकंताक्ष या बीटा गंधक कहते हैं, प्लास्टिक या अक्रिस्टलीय सल्फर कहते हैं, और लास्ट होता है कोलाइडल सल्फर। कोलाइडी सॉल्यूशन में हमने पढ़ रखा है कि कोलाइडल सल्फर भी होता है। केवल ऑक्सीजन और सल्फर में ही श्रृंखलन गुण बनाने का प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा और भी जो इसमें तत्व हैं, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लेवरमोजियम, इनमें श्रृंखलन गुण बनाने का प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो ये याद रखने वाली बात है कि केवल ऑक्सीजन और सल्फर में ही श्रृंखलन गुण बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सल्फर में श्रृंखलन बनाने का गुण ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्योंकि सल्फर की जो बंधन ऊर्जा होती है वो 226 किलो जूल प्रति मोल होती है। जबकि ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन की 142 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में कि सल्फर की जो बंधन ऊर्जा होती है, सल्फर के साथ जो बनी हुई बंध होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा 226 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि ऑक्सीजन तत्व के साथ बनी बंधन ऊर्जा 142 किलो जूल प्रति मोल होती है। आगे बढ़ते हैं तो हाइड्राइड की बात करते हैं, इनके रासायनिक प्रकृति में हाइड्राइड की बात करते हैं। तो ये H2A प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। जैसे H2A की जगह पर ऑक्सीजन हो गया तो H2O, सल्फर हो गया तो H2S, सिलेनियम हो गया तो H2Se। तो यानी इनका जो मूल संरचना सूत्र है वो H2A है। तो ये H2A प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन के हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और बाकी सभी जो इसके हाइड्राइड होते हैं सुपर वर्ग के तत्वों के, वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जल जो है H2O वो हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर पाने में सक्षम होता है। तो हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण जो H2O है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन का हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सारे हाइड्राइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यही कारण है कि H2S जो है गैसीय अवस्था में होता है, जबकि H2O द्रव अवस्था में होता है। इस वर्ग के जो हाइड्राइड होते हैं वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन जो इनका होता है उनमें प्रोटॉन मुक्त होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का नहीं होता। यहां पर इनकी जो अम्लीयता है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन को जल को आप एक तरीके से अम्लीय प्रकृति में नहीं रख सकते जब तक उसका डिसोसिएशन नहीं होता। जब डिसोसिएशन होगा तब उसको H+ और OH- में चला जाएगा। समान सममात्रा में H+ और OH- होने के कारण जो जल होता है अशुद्ध जल, वो उदासीन कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, वो लिटमस के प्रति सक्रिय नहीं होता। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रत्येक हाइड्राइड की 16वें वर्ग में प्रत्येक हाइड्राइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी बंधन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। मैंने बताया कि जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु के नाभिक से हाइड्रोजन के नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और जब ये दूरी बढ़ती जाएगी तो बंधों की जो सामर्थ्य है, पिछले जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों की स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो वही कारण यहाँ पर भी लागू है, वही कारण वहाँ पर भी लागू, कि जैसे जैसे हम परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है,
नाभिक से दूसरे नाभिक, यानी मान लिया हमने सल्फर लिया है तो सल्फर नाभिक से हाइड्रोजन नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी, सिलेनियम में और बढ़ जाएगी, टेल्यूरियम में और बढ़ जाएगी और पोलोनियम में वो और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पोलोनियम के परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है दूरी बढ़ती जाती है, और दूरी बढ़ने के कारण जो बंध का सामर्थ्य है यानी बंध की जो बंधन ऊर्जा है वो घटने लगती है। इसी कारण सरलता से ये अस्थायी हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, और यही कारण है कि ये अपचायक प्रकृति के प्रदर्शित करते हैं और इनकी अपचायक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें sp3 संकरण पाया जाता है। क्यों sp3 संकरण पाया जाता है? तो हम केवल वाटर का उदाहरण लेकर बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में आप देखते हैं कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बंध उसने बना लिए हैं, 2 बंध उसने बंध हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए। तो अब आप उसके पास 4 बाहरी कक्षा में मुक्त बचे, यानी 2 लोन पेयर बचे, और 2 बंध बनाए हैं तो 2 बॉन्ड पेयर बचे। 2 लोन पेयर और 2 बंध पेयर को जोड़ा जाएगा तो टोटल वैल्यू आएगी 4, यानी sp3 संकरण। तो बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्म की संख्या जो है वो 2 है और बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो 2 + 2 = 4, यानी sp3 संकरण। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यानी डाई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ O2 की बात की जा रही है, तो O2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सिंपल कॉमन इंफॉर्मेशन है कि सन 1772 में कार्ल सीले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी और 1776 में लेवासिये ने इसको ऑक्सीजन कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये गैस अम्ल उत्पादक होती है। अम्ल उत्पादक कैसे? क्योंकि जब ये अपक्रिया करती है किसी दूसरे तत्व के साथ तो उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ये अम्ल उत्पादक गैसों की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है। यह गैस पदार्थों के जलने में सहायक होती है और जलने के बाद जो भी उत्पाद बनते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे सल्फर को जलाया जाए तो S+O2 एरो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय प्रकृति की है। इसी तरह कार्बन, जब कार्बन को जलाया जाता है C+O2 एरो CO2, इससे जो ये ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति का है। तो इसीलिए जो पदार्थ बन रहे हैं उनके गुण अम्लीय प्रकृति के हैं, इसलिए इसे अम्ल उत्पादक कहा जाता है और अम्ल उत्पादक होने के कारण इसका नाम ऑक्सीजन पड़ा। प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट को जब मैग्नस ऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब क्रिया है 2KClO3 एरो एरो के ऊपर MnO2 या बॉक्स में अब MnO2, यहाँ MnO2 उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो बन जाएगा 2KCl + 3O2, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये प्रयोगशाला विधि है। अब ऑक्सीजन होती कैसी गैस है? तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और जल में कम विलेय होती है, बहुत विलेय नहीं होती। जब हम चांदी को पिघलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम चांदी को पिघलाते हैं तो ये वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेती, परंतु जैसे ही ठंडी होने लगती, यानी चांदी को ठंडा किया जाता है, उसके तापमान को कम किया जाता है, तो चांदी ऑक्सीजन को मुक्त कर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती। इस प्रक्रिया को चांदी का उद्वमन यानी स्प्लिटिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। बार बार सिल्वर का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ सिल्वर यानी चांदी का उद्वमन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चांदी का उद्वमन क्या है? कि जब हम ठोस चांदी को गर्म करते हैं तो गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान वो वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और जब उसे गर्म करना बंद कर देते हैं तो वो ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान सोखी गई ऑक्सीजन को मुक्त कर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही चांदी का उद्वमन कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ओजोन के बारे में लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसके जर्नल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कौन है, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले बात आती है कि वान मैरून ने 1786 में वैद्युत मशीन, जो बिजली की मशीनें थीं, उनके पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया।
लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज थी। आगे सोनबाइन ने इस गैस को ओजोन कहा, जिसे कहा आई स्मेल यानी ओजो। जो ये शब्द है आई स्मेल, मैं सूंघता हूं, तो ग्रीक भाषा के शब्द ओजो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सूंघना। बाद में सोरेट ने ओजोन को ऑक्सीजन का अपरूपक कहा और इसका सूत्र O3 दिया। तो यहां पर तीन चीजें हैं। वान मेरून ने सबसे पहले अनुभव किया कि वैद्युत मशीनों के पास एक विशेष प्रकार की गंध आती है। सोनबाइन ने इसका नामकरण किया, बताया कि ये ओजोन है, जो ग्रीक भाषा के शब्द ओजो से लिया गया, जिसका मतलब है मैं सूंघता हूं। और सोरेट ने यह बताया कि ऑक्सीजन का ये अपरूपक है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत में पाई जाती है, वायुमंडल में परतों के रूप में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यहां पर इसकी मात्रा अधिक होती है और इसका काम क्या है, जो सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, चाहे वो ए टाइप की हो, बी टाइप की हो या सी टाइप की, किसी प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना है और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचने से रोकना है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो विशेष प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न करेंगी, उसमें त्वचा कैंसर भी है। तो ओजोन हल्के नीले रंग की विषैली मछली जैसी गंध वाली गैस होती है, जो जल में अल्प विलेय है, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड और ठंडे एस्टिक अम्ल में अधिक विलेय होती है। अब हम इसके बात करते हैं रासायनिक गुणों की, क्योंकि ये विशिष्ट प्रकार का है और इसके जो रासायनिक गुण हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं वो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले बात है कि 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ओजोन सिल्वर और प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीजन देती है। अगर ओजोन को सिल्वर और प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म किया जाए 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो तुरंत परिवर्तित हो जाती है किसमें, ऑक्सीजन गैस में। इसी प्रकार इसके ऑक्सीकारक गुण हैं, कौन कौन से, लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट। कैसे परिवर्तित करोगे या क्या होता है जबकि लेड सल्फाइड की अपक्रिया ओजोन से कराई जाती है, या कैसे परिवर्तित करोगे लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट। तो इसके लिए PbS + 4O3 एरो बन जाएगा PbSO4 + 4O2। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki से आयोडीन बनाना है I2, तो क्या होगा 2Ki + H2O + O3 बन जाएगा I2 + 2KOH + O2। इसी तरह पारे पर जब कभी ओजोन गैस को पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता, इसीलिए थर्मामीटर में या बैरोमीटर में जो भी मीटर होते हैं जहां पर पारे का उपयोग किया जाता है वो कांच में नहीं चिपकता, इसलिए कांच के नलियों में से भरकर अलग अलग मीटरों में इसका अलग अलग पैमाइश में इसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग यंत्रों में। लेकिन अगर पारे पर ओजोन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो पारे का गुण बदल जाता है और वो कांच पर चिपकने लगता है। तो क्या होता है कि 2Ag + O2 एरो बन जाता है Ag2O + O2, यानी मर्क्यूरस ऑक्साइड के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। यानी पारा जब मर्क्यूरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो वो कांच पर चिपकने लगता है। इसी तरह केवल इसमें ऑक्सीकारक गुण ही नहीं पाए जाते, अपचायक गुण भी उपस्थित होते हैं और ओजोन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपचयन कर देती है। कैसे करती है, H2O2 + O3 एरो 2H2O2 + H2O। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत जबरदस्त रिएक्शंस हैं जो लगातार पेपर में अलग अलग उसमें पूछी जाती हैं परिवर्तन के रूप में, ऑक्सीकारक गुणों के रूप में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसके ओजोनाइजर के बारे में पढ़ते हैं, औद्योगिक निर्माण की प्रक्रियाओं को जिनको ओजोनाइजर कहते हैं। पेपर में इसी से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंस का ओजोनाइजर बताइए और इसके 2 रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो 5 नंबर का प्रश्न है। तो सीमेंस का ओजोनाइजर क्या है, चित्र आपके सामने आ गया है। यहाँ U आकार की नली है, इस कांच की नली के ऊपर टिन की परत चढ़ी हुई है और टिन की परत को जोड़ा गया है प्रेरण कुंडलियों से, जिसमें नीरो विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो शुष्क गैस, जो शोधित गैस है, शुष्क ड्राई गैस, उसको इस कांच की U आकार की संकेंद्रित नलिका में डालते हैं, जिसमें टिन की परत चढ़ी होती है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो धीरे धीरे इसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है,
कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुष्क ऑक्सीजन को जब टिन के तार से आवंटित कांच की यू आकार की नली से गुजारते हैं तो ओजोन प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो कुल आयतन का गैस है, यानी 100% आयतन ऑक्सीजन अगर ली जा रही है तो उसका केवल 15% भाग ही ओजोन में परिवर्तित होता है और शेष जो 85% भाग है वो ऑक्सीजन ही रह जाता है, जिसको फिर से हमको इसी संयंत्र में डालना पड़ता है। इस ओजोनाइजर में टिन की प्रेरण कुंडलियां बनाई जाती हैं, जिनकी सहायता से नीरो विद्युत विसर्जन करके ओजोन ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। यहां पर अगला जो गैस है हमारे पास वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके विरंजक गुण के बारे में अलग से पूछा जाता है, जो बाद में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, बेसिक रासायनिक अपक्रिया है कि जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है, H+O2 एरो SO2। लेकिन सल्फर की अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अपक्रिया कराई जाए, गंधक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म किया जाए, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। S+2H2O सांद्र बन जाएगा 3SO2 + 2H2O। यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है ज्यादा मात्रा में। यह तीखी गंध होती है और रंगहीन गैस है। जल में बहुत ज्यादा विलेय है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें विरंजक गुण बहुत जबरदस्त पाया जाता है। बाकी सारे जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं जैसे ओजोन है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इनमें नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है, जबकि सल्फर में नवजात हाइड्रोजन मुक्त होती है। और इसका जो विरंजक गुण है वो नमी में होता है, नम वातावरण में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नमी का होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है, तभी वो नवजात हाइड्रोजन को मुक्त करता है। और यही नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थों के साथ अपक्रिया करके उसे रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अस्थायी होती है। जैसे ही वातावरण आता है, वातावरणीय परिस्थितियां आती हैं, पुनः रंग वापस आ जाता है, यानी हाइड्रोजन द्वारा किया गया जो परिवर्तन है वो फिर से दिखने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारे जो विरंजन गुण होते हैं वो नवजात ऑक्सीजन के द्वारा होता है, लेकिन यहां पर जो सल्फर डाइऑक्साइड विरंजन गुण करती है वो नवजात हाइड्रोजन के कारण होती है। ये एक विशिष्ट बात है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फेरिक आयन को, यानी जैसे फेरिक क्लोराइड ले लिया FeCl3 को फेरस आयन में परिवर्तित कर सकती है, यानी FeCl2 में परिवर्तित कर सकती है। तो अपक्रिया है FeCl3 + SO2 + 2H2O एरो बन जाएगा 2FeCl2 + 2HCl + H2O। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधियों को तो हटा ही दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे गैबर ने 7वीं शताब्दी में सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में अपनी किताबों में जिक्र किया था कि एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल है जो बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं में पार्ट लेता है और इसमें गंधक के अंश उपस्थित रहते हैं। वैलेंटाइन ने इसे हरा कसीस यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से प्राप्त किया था, ग्रीन वोलेटाइल विट्रॉल से प्राप्त किया था, ग्रीन विट्रॉल से इसे प्राप्त किया था। इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि गंधक से मिलता है, गंधक का अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुतायत उपयोग होता है। हम जो भी रासायनिक अपक्रियाएं करते हैं, लैब में हम गए हैं, हमने जो भी प्रैक्टिकल किए हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल को, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल को बार बार लिए हैं। तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुतायत उपयोग अलग अलग प्रक्रमों में किया जाता है, इस कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। एकदम याद रखने वाली बात है कि किंग ऑफ एसिड्स कौन है, तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह रंगीन गाढ़ा द्रव है जो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.84 आपेक्षिक घनत्व प्रदर्शित करता है। यह दाहक है, संक्षारक है, त्वचा को जलाने वाला दाग, यानी दाहक है, अगर हमारी त्वचा पर पड़ जाएगा तो जला देगा और उसमें उपस्थित जो पानी होगा उसे बाहर निकाल देगा, तो फफोले पड़ जाएंगे, त्वचा काली पड़ जाएगी, इसलिए इसे संक्षारक द्रव कहा गया। सल्फ्यूरिक अम्ल जब पानी में घोला जाता है तो
उसका उदासीनीकरण, उसकी तनुताकरण की ऊर्जा मुक्त होने लगती है और तनुताकरण की ऊर्जा मुक्त होने के कारण बीकर फट जाता है। इसीलिए धीरे धीरे सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है और इसका जो जलीय विलयन होता है या इसका सांद्र विलयन होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए जब क्वथनांक को निकाला जाता है, किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु निकाला जाता है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक निकाला जाता है, तो गलनाने किसी पदार्थ को गलाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है, तो पदार्थ को इसी के अंदर डालकर गलाया जाता है, जिसकी सहायता से हम उसके गलनांक बिंदु को ज्ञात करते हैं। जल में मैंने बताया कि जल में घोलने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण अत्यंत सावधानी से इसे पानी में घोला जाता है। सीधे अगर पानी में आप मिला देंगे तो वो बीकर है, परख नली है, जो भी है वो फट जाएगी। 444 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाए तो वो जल तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आपको इसको परिवर्तित करना है तो इसे अत्यंत गर्म करना पड़ेगा 444 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्या होगा? H2SO4 एरो H2O प्लस SO3। रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो रासायनिक गुणों में ये सबसे अच्छा निर्जलीकारक है, क्योंकि ये जल के प्रति विशेष लगाव रखता है। अगर किसी भी पदार्थ में इसे डाला जाए और अगर वहाँ जल की मात्रा उपस्थित है तो निश्चित रूप से उसे वो बाहर निकाल लेता है, अपने में घोल लेता है। एथिल एल्कोहल को एथिलीन में परिवर्तित कर देता है और ऑक्जेलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। देखिए, एथिल एल्कोहल के साथ अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाएगा तो वो एथिलीन में परिवर्तित कर देगा और पानी बाहर आ जाएगा, यानी C2H5OH एरो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और यह प्रक्रिया हो रही है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसी तरह ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 को अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल मुक्त हो जाता है, यानी H2C2O4 एरो CO प्लस CO2 प्लस H2O, और यह प्रक्रिया हो रही है 90 डिग्री सेल्सियस ताप और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इसी तरह फास्फोरस को अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रियाकृत कराया जाता है तो वो आर्थोफास्फोरिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि कैसे परिवर्तित करोगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में? तो आप सोचोगे अरे सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर है और फास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस, कैसे होना है? तो इसके लिए जो हमारे पास अपक्रिया है वो है 2P प्लस 5H2SO4 एरो बन जाएगा 2H3PO4 प्लस 2H2O प्लस 5SO2। इस अपक्रिया को याद कर लीजिए कि एक अम्ल से दूसरा अम्ल बनाया जा रहा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से आर्थोफास्फोरिक अम्ल को प्राप्त किया जा रहा है। फास्फोरस को इसमें मिलाकर जब अपक्रिया कराई जाती है तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। 2P प्लस 5H2SO4 एरो बन जाएगा 2H3PO4 प्लस 2H2O प्लस 5O2। तो इस तरह से आपने देखा कि महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछ सकता है कि कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैसीय अवस्था में। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जिसके कारण यह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते। इस कारण ये और इस वर्ग में उपस्थित सभी हाइड्राइड गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? क्योंकि जब इसका वियोजन होता है तो ये नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, O3 एरो O2 प्लस O, और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वह पदार्थ प्रबल ऑक्सीकारक गुण का हो जाता है, आसानी से ऑक्सीजन को त्यागता है और दूसरे ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और इस कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक हो जाता है। क्या होता है जबकि फेरस सल्फेट की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं? अभी हमने पीछे आपको वीडियो में दिखाया है कि जब फेरस सल्फेट की सल्फर डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। इसी तरह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल एल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि क्या बनता है, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये रासायनिक अपक्रियाएं हुई। इनके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, इनको कॉपी में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं।
आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद, लगातार अंत तक आप बने रहें वीडियो में। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।